बेपनाह मोहब्बत भाग 10। तो दोस्तों, अब तक की 9 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा, आहाना ने कहा, दादी आप चाय पी लीजिए, भगवान जी है ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे, वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। आप ही कहती हैं ना, आहाना ने मासूमियत से कहा। हाँ मेरा बच्चा। आहाना सोने चली गई। अब आगे सुबह कॉलेज भी जाना था। सुबह सारा काम किया और तैयार होकर निकल गई। वहाँ कुछ फॉर्म्स भरने थे, इसीलिए आज बहुत भीड़ लगी हुई थी। आहाना भी लाइन में खड़ी हो गई। लाइन बहुत लंबी थी। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। नव्या और कृतिका का काम हो चुका था। शादी में आहाना कॉलेज नहीं आ पाई, इसीलिए उसे इतनी दिक्कतें हो रही थी। आहाना के फ़ोन पे आदित्य का कॉल आने लगा। आहाना ने मायूसी से बात किया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं लाइन में खड़ी हूँ, इसीलिए थोड़ी थकान हो रही है। लाइन में खड़ी हो कहाँ? कॉलेज में फॉर्म्स भरना है, मैं लेट हो गई थी इसीलिए। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं रखता हूँ। आदित्य ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में चपरासी आया, आहाना को लेकर ऑफिस चला गया। आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। आहाना कैबिन में आई। मे आई कम इन सर? कम। आहाना अंदर आई। आदित्य बैठा हुआ था। आहाना आदित्य को देखकर चौंक गई। आदित्य ने आहाना से फॉर्म्स लिए, चपरासी को दिया, उसे कुछ समझाकर भेज दिया। तुमने कुछ खाया? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों मुरझा गया? नहीं, वो धूप में खड़ी थी इसीलिए। मैं ठीक हूँ। बैठो। आदित्य आहाना को ही देखे जा रहा था। आहाना नजरें नीचे कर बैठी हुई थी। आदित्य को आहाना का यूं शर्माना बहुत पसंद था। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी चपरासी आया, कुछ रसीद देकर चला गया। हाँ ये लो, और चलो मेरे साथ, आदित्य ने उठते हुए कहा। कहाँ? जहाँ मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? सवाल मत पूछो, बस चलो। अभी कॉलेज ख़त्म होने में 2 घंटे बाकी थे। दोनों ऑफिस से बाहर निकले। सब लोग वो दोनों को ही देख रहे थे। कुछ लड़कियां आहाना से जल रही थी। ये सबकी बिना परवाह किए आदित्य आगे आगे चल रहा था। बैठो, उसने गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आहाना बैठ गई। दोनों एक पहाड़ पे बने रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहाँ बहुत रोमांटिक जगह थी, बहुत अच्छा मौसम था। आदित्य ने अंदर चलने का इशारा किया। चलो अंदर। खुली जगह पे बहुत ही सुंदर से एक टेबल सजाया गया था। दोनों वहां जाकर बैठ गए। वहां बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही थी। धीमे स्वर में गाना बज रहा था। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी है मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। आहना बड़े गौर से बाहर दूर तक फैले झील को देखे जा रही थी, और आदित्य उसके खुले बाल, जो कि बार बार आहना के चेहरे पे आ रहे थे, और आहना उससे परेशान हो रही थी। वो गुलाबी सूट में एकदम राजकुमारी लग रही थी। आहना ने जब देखा आदित्य उसे ही देख रहा था, उसने नजरें नीचे कर ली। आदित्य ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके बाल को कान के पीछे कर दिया। बहुत परेशान हो रही हो तुम? नहीं, वो मैं, आहना ने नजरें नीचे करके कहा। क्या खाओगी? लो ऑर्डर करो, उसने मेन्यू आहाना को देते हुए कहा। आहाना ने मेन्यू देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो ये सब नाम भी पहली बार सुना है। ओके, कोई बात नहीं, आदित्य ने ऑर्डर किया। दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खाया। दादी का कॉल आने लगा। उन्होंने बताया कि वो मंदिर में सत्संग में जा रही हैं, लेट से आएंगी। मेरा खाना मत बनाना बेटी। जी दादी, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। ठीक है बेटा। क्या हुआ? आदित्य ने कहा। कुछ नहीं, बस दादी सत्संग में गई है ना, तो लेट में आएंगी, आहाना ने धीरे से कहा। अच्छा, तो थोड़ी देर हम वहाँ बैठे? आदित्य ने दूर दिखाते हुए कहा। हाँ चलो, वहाँ झील पास ही था। आदित्य ने जूते निकाले, आहाना ने भी सैंडल उतारा। दोनों नंगे पैर चलने लगे, बातें कर रहे थे। आदित्य ने आगे बढ़कर आहाना का हाथ पकड़ा। तुम गिर जाओगी मेरे साथ, तुम अच्छा महसूस तो करती हो ना? मतलब, मैं तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती तो नहीं लाया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। अच्छा, हम दोस्त हैं ना, तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगी? मेरा बस चले तो तुम्हें खुद से भी कभी दूर नहीं करूँ, आदित्य ने आहाना की आंखों में देखते हुए कहा। बस कुछ वक्त और। थोड़ी देर में दोनों वहां से निकल गए। आदित्य ने आहाना को घर छोड़ा और चला गया। घर आया तो कामनी लूथरा और प्रदीप लूथरा आए हुए थे। वीर प्रताप जी के बहुत ही खास दोस्त थे। साथ ही साथ कामनी जी सैल भी बहुत अच्छी सहेलियां थीं। कामनी और प्रदीप दोनों ने जब आदित्य को देखा, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया।
कुछ कुछ बातें हुई। आदित्य भी उन दोनों से मिला और कमरे में चला गया। थोड़ी देर में आदित्य ने सबके साथ डिनर किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अविनाश आया। वो अहाना को अब ज़्यादा परेशान करने लगा था। कभी कभी तो उसका हाथ भी पकड़ लेता। अहाना को एक दिन बहुत गुस्सा आया। जब अहाना नहाकर कपड़े चेंज कर रही थी तो वो उसे देख रहा था। अहाना बाहर आई। उसने खींचकर उसे एक थप्पड़ लगा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी हरकत करने की? बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ आपकी घटिया हरकतों को, लेकिन आप तो बहुत ही घटिया और वाहियात किस्म के आदमी हो। आइंदा अगर कभी मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? अविनाश बुत बना आना को देखता रहा। वाह, इतनी हिम्मत आ गई तुझमें। ठीक है, तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर नहीं किया ना तो मैंने तो फिर मेरा अविनाश नाम नहीं, तू मेरी होगी, समझी? बोलकर वो चला गया। अहाना बहुत टेंशन में आ गई। वो वहीं बैठकर रोने लगी। दादी आ गई। अहाना ने सब कुछ उन्हें बता दिया। थप्पड़ मारना चाहिए था। वो घटिया इंसान इतना नीचे गिरेगा कभी नहीं सोचा था। अहाना बैठी हुई छत को ही देख रही थी। आदित्य से बात नहीं हो पाई थी। वो 10 दिनों के लिए आउट ऑफ इंडिया था। मन बहुत बेचैन हो रहा था। अब बस कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना। 10 दिन बीत चुके थे। अहाना कॉलेज से आई। दादी घर में नहीं थी। वो बनारस गई हुई थी तो उन्हें अभी आने में दिन थे। तभी आदित्य का कॉल आने लगा। अहाना ने फ़ोन उठाया। उधर से आदित्य की आवाज़ आई। हेलो। अहाना ने जैसे सुना उसकी आंखों में आंसू झलक गए। हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ, अहाना ने रोते हुए कहा। तुम ठीक नहीं हो, तुम रो रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो मुझे जुकाम हुआ है। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। आदित्य एयरपोर्ट से सीधा अहाना के पास ही आ गया। बाहर बहुत अंधेरा था तो किसी के आने का सवाल ही नहीं था। अहाना ने दरवाज़ा खोला। आदित्य अंदर आया। उसने अहाना की आंखों को देखा। वो रोते रोते लाल हो गई थी। अहाना चुप होकर उसे देखती रही। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, बस चुप होकर अहाना को देखे जा रहा था। बैठिए, अहाना ने धीरे से कहा। आदित्य बैठ गया। मैं पानी लेकर आती हूँ, रुको। आदित्य उठा। अहाना के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर उसके सिर पे किस किया। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज़ ऐसे मत रोया करो। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए मैं आ गया। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सी डॉल। मैं पागल हो जाता हूँ तुम्हें ऐसे देखकर, बोलकर आदित्य ने अहाना को जोर से गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहे। तभी सैलजी फ़ोन करने लगी। आदित्य थोड़ी देर अहाना के पास रुका, फिर चला गया। अगली सुबह फिर से ऑफिस शुरू हो गया था। मीटिंग्स में सब में वो बहुत बिजी हो चुका था। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। आदित्य ने अहाना से खुलकर अब तक प्यार का इजहार नहीं किया था। वो अब थोड़ा बिजी भी हो गया था इन दिनों। कामनी लूथरा की बेटी ऐश्वर्या लूथरा भी आदित्य के ऑफिस में साथ साथ काम कर रही थी। वो भी एक बेस्ट बिजनेस वूमेन थी। आदित्य और उसमें अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। अहाना ने आदित्य को कॉल किया तो ज़रूरी मीटिंग में बिजी था। उसने काट दिया। अहाना कॉलेज आई थी। कृतिका और नव्या दोनों नहीं थी। अहाना की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने आदित्य को कॉल किया था लेकिन उसने काट दिया। जैसे तैसे करके अहाना घर पहुंची। उसे बहुत तेज बुखार था। 2-3 दिन लगातार बुखार रहा। दादी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी। अविनाश आया हुआ था। लास्ट में दादी को उसके साथ जाना पड़ा। डॉक्टर ने अहाना को चेकअप किया तो टाइफाइड की शिकार थी वो। अहाना को 2 इंजेक्शन दिए गए। उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि फ़ोन कहाँ है ये भी ठिकाना नहीं था। अविनाश ने दादी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। दादी ने उसे माफ़ कर दिया था। आदित्य बहुत परेशान था। वो अहाना से मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। वो घर के बाहर भी आया लेकिन अहाना का कॉल नहीं लगा और वो वापस चला गया। वहीं हॉस्पिटल में विक्रम और ऐश्वर्या दोनों आए हुए थे। तो गाड़ी विक्रम चला रहा था और पीछे अहाना और अविनाश बैठे हुए थे। दादी उधर से ही मंदिर चली गई थी। दवा के डोज से अहाना को नींद आने लगी। अविनाश ने अहाना को अपने कंधे पर अटका लिया। वो लोग ट्रैफिक में खड़े हुए थे। गाड़ी रुकी हुई थी। आदित्य भी ट्रैफिक में ही रुका हुआ था। जब उसकी नज़र अविनाश के कंधे से लगकर सोती हुई अहाना पे गई, उसका खून खौलने लगा।
ट्रैफिक क्लियर हुआ, वो लोग निकल गए। आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ये बात है, वो मेरा कॉल इसलिए नहीं उठा रही थी। आदित्य गुस्से में ऑफिस पहुंचा। वहां ऐश्वर्या उसका इंतजार कर रही थी। वो आदित्य के पास आई। वो आज बहुत खुश थी, लेकिन आदित्य बहुत गुस्से में था। तो जैसे ही ऐश्वर्या ने कुछ बोलना चाहा, आदित्य ने उसे डांटकर वहां से जाने को कहा। वो रोते हुए चली गई। आदित्य ने आहाना की तस्वीर निकाली। वो उसे देखकर रोने लगा। सब मेरी गलती है, मैं ही बहुत बिजी हो गया, इसीलिए मुझसे इतनी दूर हो गई तुम ना। वो ऑफिस से निकला, गाड़ी बहुत तेजी से निकाला और हाईवे पर चल दिया। गाड़ी बहुत तेज चलती जा रही थी और आदित्य की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तुम मेरी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती जान, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। आदित्य कुछ देर यूं ही सड़क पे खड़ा होकर सोचता रहा। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझसे दूर ही क्यों जाती? मैं ही कुछ ज़्यादा क्यों सोचने लगा हूँ तुम्हारे बारे में? लेकिन मैं क्या करूँ, तुमसे प्यार हो गया है मुझे। इतने सालों में मैंने कभी किसी को नहीं देखा, कभी मेरा मन नहीं किया किसी के बारे में सोचूं, लेकिन तुमसे मिला तो तुम्हें ही देखना चाहता हूँ, हर जगह हर पल, पूरी उम्र तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। आदित्य देर रात घर पहुंचा था। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। आहाना और आदित्य इन दिनों नहीं मिले थे। अब आहाना ठीक हो रही थी, लेकिन आदित्य बदल चुका था। अब वो ना ही ज़्यादा हंसता, ना ही ज़्यादा बोलता, बस बिजी रहता। आहाना ने आदित्य को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। एक दिन आदित्य कुछ काम से सिटी सेंटर आया हुआ था। वहीं उसे आहाना नब्या मिल गई। आदित्य ने जैसे ही देखा, वो बस देखता रहा। उसके चेहरे पे सख्त भाव थे। वो बदल चुका था। आप कहाँ थे? पता है मैंने आपको कितना कॉल किया, लेकिन आपने उठाया नहीं। उसके बाद आपका कॉल ही नहीं लगा। बहुत बिजी थे क्या? आदित्य ने आहाना को देखा। मैं बिजी था या तुम बिजी थी? आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा। आहाना ने जब सुना, उसे समझ नहीं आया क्या करे। आहाना की आंखों में आंसू थे। सुनो, मुझसे दूर रहो, बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहा हूँ, अब मेरे पास मत आना, समझी? आदित्य बहुत गुस्से में था। अचानक सामने आकर गाड़ी रुकी। उससे ऐश्वर्या निकली। वो आदित्य दोनों निकल गए। नब्या जो कुछ दूर खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। वो आई। देखा ना आहाना, ये होते हैं ये बड़े लोग, वो किसी और के साथ है। अब चल मत सोच उसके बारे में। आहाना रोती रही। ये क्या हो गया? ऐसा नहीं कर सकते भगवान जी, आप मेरे साथ। आहाना घर पहुंची। उसकी तबीयत ठीक हो रही थी, लेकिन आदित्य की बातों का असर यूं उस पे हुआ कि वो फिर से बीमार हो गई थी। उसने टाइम से खाना भी खाना छोड़ दिया था। आहाना बालकनी में खड़ी थी और बाहर देख रही थी। अचानक उसकी नज़र बाहर हो रही बारिश पे पड़ी। बारिश के बीच कोई खड़ा था। उसने ध्यान से देखा तो पाया वो आदित्य है। वो आहाना को ही देख रहा था। वो अब उसके बिना नहीं रह पा रहा था। आहाना कॉलेज जाती, क्लास अटेंड करती और बस घर आती। उसे आदित्य की बहुत याद आती थी, लेकिन वो क्या करती। कुछ दिन बाद बाहर घूमने का प्रोग्राम बना। सभी ने मसूरी जाने का प्रोग्राम बनाया। प्रिंसिपल सर ने साथ साथ में ये भी अनाउंस किया कि वहाँ पर स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम भी होगा। जिन्हें देना है वो फॉर्म भरें और एग्ज़ाम दें। 10 दिन बाद सब 3 दिनों के लिए मसूरी जाने वाले थे। आहाना ने भी सोचा क्यों ना ये एग्ज़ाम दिया जाए। वैसे कम से कम पढ़ाई के लिए किसी पे बोझ तो नहीं बनना पड़ेगा। वैसे भी वो अंदर से टूट चुकी थी। अब घूमना फिरना उसे ये सब में कोई दिलचस्पी नहीं था। आहाना ने घर पे दादी को बताया तो उसने परमिशन दे दिया, लेकिन ताई जी ने मना कर दिया। नहीं जाएगी कहीं, क्या एग्ज़ाम देगी, कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या करेगी वहाँ जाकर। वैसे भी इसके माँ बाप ने बहुत बदनाम कर रखा है। अब बेटी करेगी। तभी पूजा आई। माँ मुझे 15 दिनों के लिए मसूरी जाना है घूमने, और ऑफिस का भी काम है, तो आप मेरी पैकिंग कर देंगी? दादी वहीं खड़ी थी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। क्यों दादी? पूजा ने दादी को देखते हुए कहा। क्योंकि मैंने कहा, दादी ने शर्मिला को देखते हुए कहा। माँ जी, आप उसे क्यों रोक रही हैं? क्योंकि तुम आहाना को रोक रही हो। तुम्हें कुछ समझ आता है?
वो एग्ज़ाम देना चाहती है, इसमें क्या गलत है? बोलो। दादी ने समझाया तो समझ गई, मजबूरी में ही सही। अहाना दादी के साथ मार्केट गई हुई थी। वहाँ आदित्य मीटिंग अटेंड करने आया था। अहाना चेयर पे बैठी हुई थी क्योंकि वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। ज़्यादा खड़ी भी नहीं रह पाती थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो शॉप के सामने बैठी हुई थी। आदित्य खड़ा होकर उसे ही देखने लगा। आदित्य ने जब अहाना को ऐसी हालत में देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही अहाना की नज़र आदित्य पे गई, वो हट गई। आदित्य खड़ा रहा, लेकिन अहाना अंदर ही रही। अब वो आदित्य के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब अहाना ने आदित्य को देखा, वो टूट गई। वो चाहकर भी आंसू नहीं रोक पाई। आदित्य ही एक ऐसा शख्स था जिस उसकी ज़िंदगी में जिससे उसे इतना ख़ास समझा था, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। 1 महीने बाद उसने आज आदित्य को देखा था। थोड़ी देर में दादी का काम पूरा हो गया। चलो बेटा। जी दादी। दोनों चल दी। दोनों लिफ्ट में आगे बढ़ गई। लिफ्ट खुला तो अंदर आदित्य था। दादी अंदर आ गई, लेकिन अहाना वहीं बाहर रही। क्या हुआ? आओ। आदित्य ने अहाना को देखा। वो नीचे फर्श को घूर रही थी। अहाना अंदर आ गई। थोड़ी देर में 2-4 लड़के और लड़कियां और घुस गई। उनमें से एक लड़का अहाना के करीब आता जा रहा था। आदित्य को बहुत गुस्सा आया। थोड़ी देर में ग्राउंड फ्लोर आ गया और अहाना निकल गई। अहाना घर पहुंची। कुछ पैकिंग करनी थी, वो करने लगी। सुबह कॉलेज पहुंची, फॉर्म्स भरा और क्लास में आकर बैठ गई। नव्या और कृतिका भी आ गई। दोनों अगल बगल आकर बैठ गई। क्या हुआ अहाना? नव्या ने अहाना के कंधे पर हाथ रखकर कहा। कुछ नहीं। अहाना अपनी सोच से बाहर आई। तू ठीक नहीं है। पूरे 1.5 महीने बीत चुके हैं। तू ठीक नहीं है। पहले तू बीमार हुई, फिर आदित्य सिंघानिया के साथ वो सब। उसे भूल जा। वो लोग हमारे लिए नहीं बने हैं। अहाना देख, तू ऐसा नहीं कर सकती। तुझे स्ट्रांग बनना होगा, समझी? कृतिका ने अहाना को समझाया। सारे क्लास खत्म हुए। तीनों कैंटीन में बैठे थे। अहाना चाय पी रही थी। उसका सिर दुख रहा था। नव्या और किट्टू दोनों बर्गर खा रही थी। अहाना को कुछ हद तक अच्छा लगा दोनों के साथ बैठकर। नव्या और कृतिका ने मसूरी में 5 दिनों तक रुकने का प्लान बनाया था। दोनों के साथ करण और कुणाल भी जा रहे थे। अहाना तेरी पैकिंग हो गई? नव्या ने खाते हुए कहा। हाँ, तुम दोनों की? हाँ यार, हो गई। चल अब निकलते हैं, कल निकलना भी है, कृतिका ने कहा। तीनों निकल गई। आदित्य घर में बैठा हुआ लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी दादी और शैल दोनों आई। आदि बेटा, ये ले चाय पी ले। हाँ थैंक यू दादी। माँ दादी, बेटा मैं कह रही हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है तो मुझे मेरे जीते जी मेरे परपोते का मुंह दिखा दे। आदित्य ने लैपटॉप साइड में रखा और दादी की तरफ देखने लगा। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहा है? अब मुझे तुम्हारी पत्नी को देखना है। बेटा शादी कर ले, दादी ने आदि का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ आदि, मैं और तुम्हारी दादी चाहते हैं कि ऐश्वर्या हमारे घर की बहू बने। सैल जी ने आदित्य को देखकर कहा। तो क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? कामनी जी और प्रदीप जी ने हमसे आकर तुम्हारे और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में बात की है। ऐश्वर्या तुम्हें पसंद करती है, सैल जी ने कहा। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। दादी, मॉम, मैं जानता हूँ आप दोनों चाहती हैं मैं शादी कर लूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। और हाँ मॉम, इन सब के लिए प्लीज़ अभी मुझे फोर्स मत कीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जब तुम्हारी ही हाँ नहीं तो हम क्या बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे। दादी और सैल चली गई। आदित्य ने दरवाज़ा बंद किया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने सिगरेट का पैकेट निकाला और पीने लगा। 2 पैकेट पूरी पी चुका था। आदित्य की आंखें लाल हो चुकी थी। तुम्हें लगता है मैंने उस दिन तुम्हें खुद से दूर रहने को कहा तो तुम दूर रहोगी? मैं ये चाहूँगा। तुम्हारे बिना मैं यहाँ मर रहा हूँ। ये 1 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानता हूँ। जब भी तुम्हें देखने का दिल करता है, तुम्हारे कॉलेज जाने वाले रास्ते पर रहता, तुम्हारे घर के बाहर रहता हूँ।
शायद तुम दिख जाओ। तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊंगा। मॉम और दादी चाहती हैं मैं किसी और से शादी कर लूं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता मैं तुम्हें किस कदर चाहता हूँ। कभी मैंने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता था, तो उन्हें लगता है अब देखूंगा आहाना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मेरी हो। आज जब तुम्हें मार्केट में देखा तो दूर से मुझे महसूस हो गया कि तुम आसपास हो। तुम्हारी वो खुशबू जब भी तुम मेरे आसपास होती हो। अब जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक तुम्हारे अलावा मैं किसी को सोच भी नहीं सकता, भले ही तुम मिलो या ना मिलो। आदित्य सो चुका था। वीर प्रताप जी कुछ कुछ समझते थे कि जरूर कोई ना कोई बात है जो आदित्य उनसे छुपा रहा था। सुबह सुबह आहाना घर से निकलने लगी थी। सारा सामान बैग में रखा और निकल गई। दादी ने कुछ पैसे दिए और ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब